तो अब हमें तय करना होगा, तुम घबराना नहीं बिल्कुल, हमें तय करना होगा कि हम इनकी सबल पक्ष और निर्बल पक्ष दोनों को देखना होगा। तो अब जैसे अगर हमने तय कर लिया कि भाई हम तो इनके अगेंस्ट में जाने वाले हैं, तो हमारा उत्तर शुरू हो जाना चाहिए इनके सबल पक्ष से, है ना। तो हम देखें कि भाई हाँ देखिए इन्हें, अच्छा, और हमें उत्तर, देखो राइटिंग जो होती है वह रचनात्मक चीज होती है। अभी तुम उस लेवल पर सोच ही नहीं पा रहे हो, अभी तुम लोग केवल शब्द का मतलब समझते हो। अब हमें इनको निगेट करना है, तो पहला सेंटेंस लिख दिया, अगर हम चाहे हम अगर शुरू में हमने लिख दिया कि यह एक महान छात्र हैं क्योंकि इन्होंने ये किया, एक ये किया, एक ये किया, तो अगर बाद में इनके हम अगेंस्ट में जाएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो हम वहां पर लिखेंगे इन्हें एक महान छात्र के रूप में देखा जाता रहा है और महानता की निम्नलिखित कसौटियां बताई गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हम न्यूट्रल जा रहे हैं, माना जाता रहा है, हम नहीं मान रहे, पैराग्राफ चेंज। परंतु तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके चरित्र में इस चीज का अभाव है, इस चीज का अभाव है, इस चीज का अभाव है। इसलिए अब निष्कर्ष देना है, तो ये महान नहीं थे कहेंगे तो इम्पोलाइट हो जाएगा, कहेंगे इसलिए यहां पर महानता शब्द पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, या महानता शब्द पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमने तय कर लिया इनको महान सिद्ध करना है, तो कहेंगे कि महान शब्द सर्वाधिक गुणों की अपेक्षा रखता है और इसके लिए अमुक 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 गुण को आवश्यक माना जाता है। यद्यपि इनमें इस गुण का अभाव है, इस गुण का अभाव है, इस गुण का अभाव है, परंतु ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, इसलिए कुछ सीमाओं के बावजूद भी ये महान छात्र ठहरते हैं। समझा? कबीर ये घर राम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भूई धरे सो बैठे घर माए। विचार जब शीशे की तरह साफ होगा ना, तो क्वेश्चन पत्ती की तरह उड़ने लगेंगे आंखों के सामने से। कोई समस्या नहीं, तुम लिखो तो सही, पहले तुमको उच्चाटन मंत्र देकर पूरे संस्कार को उतारना पड़ेगा, फिर नए संस्कार डालने पड़े। तो लिखो, आगे बढ़ो। 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, क्या तुम लोग थक गए होगी, फिर आगे बढ़ते। को लेकर आएगी। आपके पास एक भाषा तो है, परंतु अधिकतर लोगों के पास अपनी भाषा नहीं है। ये काम होना चाहिए यूनिवर्सिटी में ही होना चाहिए, टीचर्स को कराना चाहिए पहले से कुछ, तो वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आके लोग पढ़ते भी हैं, कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना पड़ता है, लिखना भी सीखना होता है। तो वो सब प्रक्रिया में एक अच्छी शुरुआत, मतलब क्वेश्चन अगर कोई आपका पढ़े तो उसको देखने से ऐसा लगना चाहिए कि आपको क्वेश्चन की समझ है। तो इस क्वेश्चन को जैसे आप एनालाइज कर रहे हो, तो आपका मतलब अरबों के द्वारा सिंध विजय, हिंदुस्तान एवं इस्लाम के इतिहास में एक परिणाम भिन्न घटना है। इस्लाम एवं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान एवं इस्लाम एवं हिंदुस्तान के इतिहास में परिणाम भिन्न घटना है। ओके, तो दो शब्द को कलम से अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स है हिंदुस्तान, क्या है? हाँ, एक परिणाम विहीन है ना। तो हालांकि पूरा स्टेटमेंट दिया, इसको क्वेश्चन को सुधार लो, पूरा स्टेटमेंट उसका है, तो आपको अगर क्वेश्चन हो सकता है शब्द दोनों में लगभग एक ही होगा, लेकिन शब्द अगर डाल देगा तो आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि लेनपुल का स्टेटमेंट है। तो आप दे दो भारत एवं इस्लाम का इतिहास कर दो।
अरबों की सिंध विजय भारत एवं इस्लाम के इतिहास में परिणाम विहीन घटना है। परिणाम विहीन घटना है। भारत एवं इस्लाम केवल जोड़ना है, वो शब्द बीच में जोड़ दो ना सेंटेंस पर कि इतनी समझदार तो हो ही कि जोड़ सकते हो उसमें। भारत और इस्लाम केवल जोड़ दो और आगे बढ़ो। मैं देखो ऐसा करो, मैं एक बार बोल रहा हूं, आप उसको फॉलो करना। अरबों की सिंध विजय भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक परिणाम विहीन घटना है। क्या आप सहमत हैं? तो जहां पर आपका भारत और इस्लाम की गुंजाइश लग रही है डाल लीजिए उसको। डाल दिया? अब लिखिए आगे। क्या आप सहमत है? क्या मतलब आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। नीचे ब्रेक देकर लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। हाँ 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 लिखिए। हाँ, अरबों की सिंध विजय, अरबों की सिंध विजय, अरबों की सिंध विजय इस्लामी शक्ति, हाँ, इस्लामी शक्ति, इस्लामी शक्ति की हिंदुस्तान की भूमि पर, इस्लामी शक्ति की हिंदुस्तान की भूमि पर पहली सफलता थी। पहली सफलता थी। हाँ, 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 हाँ। यह सफलता भी आसानी से नहीं, यह सफलता भी आसानी से नहीं, बल्कि 90 वर्षों के, बल्कि 90 वर्षों के अथक प्रयास से, 90 वर्षों के अथक प्रयास से लगभग कर देते तो अच्छा रहता था। लगभग 90 वर्ष ज्यादा ठीक रहता। लगभग 90 वर्षों के अथक प्रयास से हासिल हुई थी, हासिल हुई थी। हाँ 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 लिखिए। हाँ 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 हासिल हुई थी। हाँ 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 लिखिए। हाँ हाँ परंतु सिंध विजय, हाँ परंतु सिंध विजय के बावजूद भी, तुमने पैराग्राफ क्यों चेंज कर? पैराग्राफ चेंज मतलब तुम जो पैराग्राफ वहां चेंज करोगे जहां हम बोलेंगे, है ना? हाँ ध्यान रखना, पैराग्राफ कोई नहीं चेंज करेगा अभी। हाँ, परंतु हाँ सिंध विजय के बावजूद भी, हाँ सिंध विजय के बावजूद भी, हाँ 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 अरबों का, तो उसने क्या किया था कि वहां पर जैसे इस्लामी शक्ति जब अपना विस्तार कर रहा था, तो इस्लामी शक्ति जैसे समझ कैसे गए, कैसे वैधता कैसे प्राप्त हुई? जैसे देखो, हाँ जब मैं आपको यूरोप का इतिहास पढ़ाऊंगा तो हाँ एक बताऊंगा कि यूरोप के इतिहास में एक राजवंश था, उसका नाम था कैरोलिंजियन वंश। तो उसका एक शासक था, उसका नाम था चार्ल्स मार्टिन। मैं यूरोप के बारे में कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के बारे में नहीं। तो उसने क्या किया था कि वहां पर जैसे इस्लामी शक्ति जब अपना विस्तार कर रहा था, तो इस्लामी शक्ति जैसे एशिया में विस्तार कर रहा था, तो इस्लामी शक्ति तो यूरोप में भी अपना विस्तार कर रहा था। तो जब वो एक सेना, जब मुस्लिम सेना जब आगे बढ़ी, तो चार्ल्स मार्टिन ने टूर्स की लड़ाई में उसको पराजित करके सेना को पीछे हटा दिया। तो उसमें चार्ल्स मार्टिन के वंश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि वो पवित्र रोमन सम्राट का पद उसको मिल गया। और वही बात फर्डिनेंड फर्स्ट के साथ स्पेन में हुआ, जो हैब्सबर्ग वंश का संस्थापक था। एक्चुअली दक्षिणी स्पेन को अफ्रीका की मुस्लिम सेना ने जीत ली थी। तो दक्षिणी स्पेन से जब मुस्लिम सेना को पीछे खदेड़ा, तो फर्डिनेंड के वंश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि हैब्सबर्ग वंश आगे चलकर कैरोलिंजियन वंश के बाद वह पवित्र रोमन सम्राट के पद को सुशोभित करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि उसी तरह भारत में गुर्जर प्रतिहार, शायद विदेशी मूल के स्वयं भी थे, राष्ट्रकूट, चालुक्य, इन सब
कोई जनजातीय से थे, कोई विदेशी मूल के थे, लेकिन जब इस्लामी शक्ति को पीछे हटाया तो उनके वंश को वैधता मिली, उन्हें स्वीकृति मिल गई तुरंत। जैसे नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार शासक है, उसने अपने ग्वालियर अभिलेख में खुदवाया कि यह पृथ्वी, यह मलेच्छों से पृथ्वी की रक्षा के लिए विष्णु के वराह अवतार में पैदा हुआ है। अब बताओ कितनी बड़ी बड़ी। चालुक्य एक था पुलकेशी, उसने इस्लामी सेना को पीछे हटाया तो विक्रमादित्य दूत ने उसको उपाधि दी अवनिज नाश्रय, पृथ्वी की रक्षा करने वाला। तो मतलब यहां हमारा वैधता से तात्पर्य है। अब कितनी लंबी कहानी है, कितने कम शब्द में, इसको कहते हैं विश्लेषण पर। कम में बहुत कह जाता है, कम में बहुत कह जाता है। ये तुम्हारा लेखन तब होगा जब तुम्हारे लेखन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और लेखन में भाषाई क्षमता होगी। यही चीज तुम 2 शब्द जो मैंने दिया है उसको लिखोगे, तुम लोग उसमें 5 लाइन लोगे अभी लिखने में, और 200 शब्द में लिखना है। तो 200 शब्द में लिखने में अभिव्यक्ति भी एक बड़ा स्ट्रांग पक्ष हो जाता है। जो तुम पढ़ते हो वो तो केवल आधा ही काम तुम करते हो, पूरा काम तो करोगे। पथरी हुई चीज को निचोड़ के जब 200 शब्द में डालोगे तो पूरा शरीर हिल जाएगा, उसमें पूरे मस्तिष्क निचोड़े जाते हैं राइटिंग में, और तब जाके सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है केवल कि हाँ जो अमुक जी क्या अमुक जी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो बहुत जी पढ़ रहे हैं, 5 लाख लोग पढ़ रहे हैं इस फील्ड में, यूपीएससी की तैयारी सब पढ़ रहे हैं, सबके पास पुस्तक है। पूछोगे तो सबके पास एक पर एक पुस्तक है क्या? तो बच्चे अब झांझ सिनेमाली पढ़ते हो, ठीक है भाई, इनके पास भी झांझ सिनेमाली है, इनके पास भी है, फिर क्या होगा? फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है कि आपको जब कंसिस्टेंट, जब पसीने छूटने लगते हैं तैयारी में, तो कमजोर प्रकृति के बच्चे भागने लगते हैं, शक्तिशाली प्रकृति के बच्चे, डार्विन का विकासवाद लागू होता है। तो ये सिर्फ चीज से अवगत हो जाओ। तो अब पैराग्राफ चेंज करो, लिखिए हाँ। फिर भी सांस्कृतिक प्रभाव निश्चय ही राजनीतिक प्रभाव से अधिक व्यापक रहा। सांस्कृतिक प्रभाव निश्चय ही राजनीतिक प्रभाव से अधिक व्यापक रहा। निश्चय ही राजनीतिक प्रभाव से अधिक व्यापक रहा। लिखिए हाँ। इस्लाम के संदर्भ में सांस्कृतिक लिखिए हाँ। सांस्कृतिक प्रभाव को आंका जा सकता है। आंका जा सकता है। आंका जा सकता है। उस काल में बगदाद का अरब दरबार ज्ञान, विश्व में कर दो, विश्व में ज्ञान एवं शिक्षा, विश्व में ज्ञान एवं शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित था। विश्व में ज्ञान एवं शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित था। ज्ञान एवं शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित था। केंद्र के रूप में स्थापित था। देखिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ने भी इसमें अपना
इसमें अपना अंशदान दिया, हिंदुस्तान ने भी इसमें अपना अंशदान दिया, अंशदान दिया। हाँ 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 हाँ, देखिए हाँ, अरब खलीफा के दरबार में भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। महत्वपूर्ण ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। हिंदुस्तान ने भी इसमें अपना अंशदान दिया, हिंदुस्तान ने भी इसमें अपना अंशदान दिया, अंशदान दिया। हाँ 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 हाँ, देखिए हाँ, अरब खलीफा के दरबार में भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। महत्वपूर्ण ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। भारत के गणित एवं दर्शन का ज्ञान पश्चिम तक फैला, पश्चिमी विश्व तक फैला तथा पुनर्जागरण में भी अपनी भूमिका निभा दी। पुनर्जागरण में भी अपनी भूमिका निभा दी। अपनी भूमिका निभा दी। देखिए हाँ, अरबों ने भारत के सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका निभाई। चौतरफा तैयारी करनी पड़ेगी, अभिव्यक्ति, भाव। अब एक लाइन निष्कर्ष का जो होना चाहिए, क्योंकि परीक्षक को यहां अगर छोड़ देंगे तो परीक्षक फिर एक बार पलट के क्वेश्चन पढ़ेगा कि ठीक है महानुभाव, लेकिन आप लिख क्या रहे थे, आप सिद्ध क्या करना चाह रहे थे। अब देख रहे हो कि नहीं, उनका काम हल्का करने के लिए एक पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिए। उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में, उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में, हाँ, अरबों की सिंध विजय को परिणाम विहीन करार देना, अरबों की सिंध विजय को परिणाम विहीन करार देना तार्किक नहीं लगता, तार्किक नहीं लगता। ओके, समझ रहे हो? तो इस तरह से हमको एक निष्कर्ष की पंक्ति लिखना मांगता है, नहीं तो परीक्षक को फिर घूम के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि महानुभाव लिख क्या रहे थे। तो इसलिए जो हम लिखते हैं, राइटिंग का एक बेहतर नियम होता है, जो हम लिखते हैं उसका निचोड़ लास्ट में जरूर लिखें। तो ये होता है राइटिंग। अब दूसरा इश्यू उठाइए, आगे बढ़ते हैं अरब से। अब हेडिंग दीजिए, तुर्क कौन थे। हेडिंग, तुर्क कौन थे, हेडिंग है आपको नीचे। तुर्क कौन थे, तथा इस्लाम से उनका क्या संबंध था, दोनों, तथा इस्लाम से उनका क्या संबंध था। तुर्क कौन थे तथा इस्लाम से उनका क्या संबंध था। देखो, मैं यहां पर थोड़ा आपको बताना चाहता कि तुर्क मध्य एशिया की जनजाति थी। जैसे आप देखोगे, अगर ये इंडिया है तो ये जगह पर आप अगर ऊपर जाओगे तो आप देखोगे ये है हिंदकुश पर्वतमाला। हिंदकुश पर्वतमाला के उत्तर में है ऑक्सस नदी, और ऑक्सस नदी के उत्तर में है स्टेपीज, घास का मैदान, जो चारागाह का मैदान है, जहां पर हॉर्स पालने वाले, एनिमल्स पालने वाली जनजातियां रहती थी।
तो तुर्क भी फैले हुए थे, चीन के सीमा से लेके यहाँ तक कई जगहों पर फैले हुए थे, वो जनजाति ही थे और स्विफ्ट हॉर्स राइडर्स थे। तो स्विफ्ट हॉर्स राइडर्स थे और कोई ना कोई अपना जनजातीय धर्म का पालन करते थे, क्षेत्रीय देवता थे, वो मुस्लिम नहीं थे। तो होता क्या था कि तुर्क लोग चूंकि गरीब और निर्धन थे, तो यहाँ पर एक पश्चिम एशिया में एक बड़ा इस्लामी साम्राज्य था। तो तुर्क लोग करते थे हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके इस क्षेत्र पर इस्लामी साम्राज्य पर हमला करते थे। इस्लामी साम्राज्य पर हमला करते थे, तो हमला के कारण इस्लामी साम्राज्य परेशान था और तुर्कों से लड़ने के संदर्भ में एक बार फिर उसे जिहाद का नारा देना पड़ा। तो एक तरफ जो इस्लाम की सेना, एक तरफ जो तुर्की है, वो तुर्की आक्रमणकारी उस समय समय पर इस्लामी साम्राज्य पर हमला करके उनके लिए एक परेशानी का सबब पैदा किया हुआ था, और दूसरी तरफ कुछ तुर्क ऐसे थे जो गरीब और निर्धन थे, जो इस क्षेत्र को पार करके वो प्रवासी के रूप में आते थे और स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करते थे, और फिर वह इस्लामी राज्य के अंतर्गत उनको सेवा मिलती थी, और उसी क्रम में वो बॉडीगार्ड के रूप में छोटे छोटे पद पर नियुक्त होते थे, अंगरक्षक सैनिक के पद पर। लेकिन वो बड़े स्विफ्ट हॉर्स राइडर्स थे। उनकी सफलता का एक आधार था कि वह घोड़े पर बैठा तीरंदाज, जो उन्होंने एक नवीन तकनीकी का प्रयोग, अलग वो तकनीकी उन्होंने डेवलप नहीं किया था, वो कोरिया में डेवलप हुआ था, परंतु इसका लाभ उन्हें मिला था। और वह तकनीकी यह होती थी कि उसमें दो चीजें घुड़सवारी में जुड़ गई थी, एक था लोहे का रकाब और दूसरा था जीन। रकाब से मतलब है कि लोहे का रकाब का मतलब है, उसमें पहले था कि रस्सी का रकाब था, तो अंगूठा फंसा के घोड़े पर आप चढ़ तो जाते थे, परंतु घोड़े पर स्थिर होना मुश्किल था और फिर उसको लेकर हथियार चलाना मुश्किल होता था। लेकिन बाद में लोहे के रकाब आए तो उसका मतलब हुआ कि अब रकाब में पैर देकर और घोड़े के पेट में पैर को फंसाकर दोनों हाथ फ्री हो जाते थे, तो दौड़ते हुए घोड़े से तलवार भाले से युद्ध किया जा सकता था और सबसे बढ़कर तीर चलाया जा सकता था। तो घोड़े पर बैठा तीरंदाज एक महत्वपूर्ण हो गया। उसके साथ, उस रकाब के साथ एक और तकनीकी जुड़ गई थी, तो कहते थे जीन। तो घोड़े पर जो चमड़े का जीन जो घोड़े के पीठ पर कसा जाता था, उसके गले से बंधता था और पूंछ तक बंधा रहता था। इससे क्या होता था कि घुड़सवार का वेट पूरे घोड़े के शरीर पर बट जाता था। इससे घोड़े की कार्य क्षमता भी बढ़ गई थी और घोड़े भी तेजी से दौड़ सकते थे। तो जीन और रकाब के कारण, जैसी तकनीक के कारण घुड़सवार सेना की दक्षता काफी बढ़ गई थी। इसका लाभ तुर्कों को मिला था और तुर्क एक प्रतिभाशाली सैनिक थे, आगे बढ़ते गए। उसी क्रम में एक इस्लामीकृत तुर्क थे जिसका नाम था अलप्तगीन, और अलप्तगीन का दामाद हुआ सुबुक्तगीन। अलप्तगीन गजनी का गवर्नर था, बाद में यह पद सुबुक्तगीन को मिला, और सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी। हिंदुस्तान पर पहला हमला सुबुक्तगीन ने ही किया था, और उस समय उत्तर पश्चिम की सीमा पर एक राज्य था, पंजाब में आप देखोगे एक राज्य था, उसको कहते थे हिंदू शाही वंश। हालांकि पहले वो पेशावर में था और बाद में, पहले काबुल और जाबुल में था और बाद में वो पेशावर में, मतलब सिंध नदी के पास स्थापित हो गया। और फिर वह इस्लाम की सेना जब आगे बढ़ी तो सबसे पहले इसी राज्य का संघर्ष उससे हुआ, जो राज्य हिंदू शाही वंश कहलाता था, और हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था। उसने पहला मुकाबला सुबुक्तगीन से किया था। फिर सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा जो महमूद ऑफ गजनी हुआ, वह महमूद ऑफ गजनी तो 998 में ही सुबुक्तगीन का जगह ले लिया, सुल्तान बना। और फिर 998 के बाद 1001 से उसने हिंदुस्तान पर हमला किया। कुछ 17 आक्रमण किए, 1001 से लेकर और 1027 तक उसका आक्रमण होता रहा। 1030 में महमूद गजनी का डेथ हो गया। तो मतलब पहला तुर्क जो भारत पर आक्रमण किया था सुबुक्तगीन था, उसके बाद गजनी। तो मैं अब इसको वन बाय वन करके आपको बढ़ाता चलता हूं ताकि आप लोग देखें, डैश देकर लिखिएगा कि तुर्क मध्य एशियाई जनजाति थे। तुर्क मध्य एशियाई जनजाति थे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इस्लाम आया अरब क्षेत्र में, ये तुर्क और मंगोल कैसे मुस्लिम, मंगोल मुस्लिम हैं कि नहीं है। बच्चों जान लो, ओरिजिनल इस्लाम अरब क्षेत्र में, पैगंबर मोहम्मद अरब के, फिर इस्लाम पश्चिम एशिया में आया, ईरान मुस्लिम बाद में बना। इस्लाम ईरान की अपनी पहले से प्रगाढ़ संस्कृति थी। इस्लाम ने जब ईरान को जीता तो ईरानी संस्कृति इस्लाम पर हावी हो गई। लेकिन अरब लोग जो थे उनकी धार्मिक परंपरा फिर भी उदार थी, और तुर्क पहले इस्लाम में शामिल हुए, तुर्क मध्य एशियाई जनजाति थे। और फिर आगे चंगेज खान का पोता था हलाकू खान। तो हलाकू खान भी एक क्रूर, तुम जानते हो खलीफा को किस क्रूरता से मारा था। तो हलाकू खान के बाद जाकर
तब कहीं मंगोलों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो तुर्क और मंगोलों ने इस्लाम को ग्लोबल बनाया, केवल अरब वालों से नहीं होता वो। तुर्क और मंगोलों की क्षमता इस्लाम को मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ तुर्क और मंगोल मध्य एशियाई की क्रूरता भी इस्लाम में ले आए, उसकी छवि को भी क्रूर बनाने का प्रयास किया। गजनी, गोरी, ये सब जो देखते हो नाम, आगे चंगेज खान का जैसे मंगोल थे, तो मंगोलों का तो होता ही था, मंगोलों का तो क्रूरता माहिर था। चंगेज खान के विषय में बहुत सारी मिथक और कहानियां प्रचलित है। ट्राइबल एम्पायर था, मिथक है, इतिहास नहीं है कि चंगेज खान के क्रूरता की कहानी बहुत है कि चंगेज खान को जा रहा था, एक माता का बच्चा गिर गया था कुएं में, बच्चा, माता रो रही थी कि मेरा बच्चा को कोई निकाल देता। पूछा क्या हुआ तुम्हें? ऐसे बच्चा, हाँ तुम्हारा बच्चा गिर गया, ठुको मैं अभी निकाल देता हूँ। और एक भाला कंधे से लिया और बच्चे को गाथा और बाहर निकाल दिया, माँ के गोद में दे दिया, लो। तो अब इस तरह का मिथक प्रचलित है, ये सच नहीं है, मतलब ये घटना सच्ची घटना पर आधारित नहीं, ये मिथक ये बताता है कहीं ना कहीं मंगोलों का चेहरा क्रूर था और बाद में इस्लाम में समाहित हो गया। पैराग्राफ चेंज करो, ब्रैकेट बंद किया। हाँ, हाँ। लिखिए, हाँ, कि प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने वाले, प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने वाले तुर्कों में एक अलप्तगिन था, तुर्कों में एक अलप्तगिन था, अलप्तगिन था जो गजनी के गवर्नर के, गजनी के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ, जो गजनी के गवर्नर के पद पर, अब धीरे धीरे मैप देखोगे, मैं मैप दिलवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको, गजनी के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ, गजनी के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ, नियुक्त हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। उसका, हाँ, आगे उसका उत्तराधिकारी, आगे उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद सुबुक्तगिन, उसका दामाद सुबुक्तगिन हुआ, उसका दामाद सुबुक्तगिन हुआ, सुबुक्तगिन हुआ, हाँ, सुबुक्तगिन हुआ, हाँ, ठीक है, हाँ। तथा सुबुक्तगिन का ही उत्तराधिकारी, हाँ, तथा सुबुक्तगिन का ही उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी महमूद गजनी, महमूद गजनी, महमूद गजनी, महमूद गजनी को ब्रैकेट में डाल देना, 998 से 1030 इसका शासनकाल है। महमूद गजनी बना, महमूद गजनी बना, महमूद गजनी बना, हाँ, ठीक है। महमूद गजनी ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, महमूद गजनी ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था, उसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था, फैला हुआ था, तथा उसने उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब के क्षेत्र पर भी, उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब के क्षेत्र पर भी, क्षेत्र पर भी, उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब के क्षेत्र पर भी, उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब के क्षेत्र पर भी, क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपना नियंत्रण स्थापित किया, स्थापित किया, नियंत्रण स्थापित किया। पैराग्राफ चेंज करो, वही समय था, वही समय था, वही समय था
कि जब इस्लामी जगत में, इस्लामी जगत, हाँ, हाँ, अरबी भाषा के समानांतर, अरबी भाषा के समानांतर फारसी भाषा, अरबी भाषा के समानांतर फारसी भाषा, फारसी भाषा का महत्व बढ़ रहा था। अरबी भाषा के समानांतर फारसी भाषा का महत्व बढ़ रहा था। फारसी भाषा का महत्व बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। हाँ, लिखिए, हाँ, फारसी जैसा कि नाम से ही विदित होता है, फारसी जैसा कि नाम से विदित होता है, विदित होता है कि यह फारस अथवा ईरान की भाषा थी, यह फारस अथवा ईरान की भाषा थी। विदित होता है कि यह फारस अथवा ईरान की भाषा थी, यह फारस एवं अथवा ईरान की भाषा थी। भाषा थी। हाँ, हाँ, लिखिए, हाँ, लिखिए, हाँ, हाँ, इस्लाम पर ईरानी संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव, इस्लाम पर ईरानी संस्कृति, इस्लाम पर ईरानी संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण, बढ़ते प्रभाव के कारण, हाँ, हाँ, फारसी भाषा का महत्व, बढ़ते प्रभाव के कारण फारसी भाषा का महत्व, महत्व बढ़ गया था, बढ़ गया था। देखिए, हाँ, अब अरबी भाषा धीरे धीरे धर्म की भाषा बनकर रह गई। हाँ, अब अरबी भाषा धीरे धीरे, अब अरबी भाषा धीरे धीरे धर्म की भाषा बनकर, धर्म की भाषा बनकर, हाँ, हाँ, रह गई थी, जबकि फारसी भाषा, जबकि फारसी भाषा का राजकीय भाषा एवं साहित्यिक भाषा, राजकीय भाषा एवं साहित्यिक भाषा, राजकीय भाषा एवं साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा के रूप में महत्व स्थापित होने लगा था। भाषा के रूप में महत्व स्थापित होने लगा था, होने लगा था। हाँ, लिखिए, हाँ, लिखिए, हाँ, फारसी भाषा साहित्य के विकास में, फिर लिखना, फारसी भाषा साहित्य के विकास में महमूद गजनी के शासन काल का भी, महमूद गजनी, फारसी भाषा साहित्य के विकास में महमूद गजनी के शासन काल का भी बड़ा महत्व है, शासन काल का भी बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। हाँ, हाँ, देखिए, हाँ, देखिए, हाँ, 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 उसके काल में फारसी, फारसी भाषा साहित्य का पुनर्जागरण, हाँ, चाहे उसके काल को फारसी भाषा साहित्य के पुनर्जागरण, फारसी भाषा साहित्य, फारसी भाषा साहित्य के पुनर्जागरण, के पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल माना गया। पुनर्जागरण काल माना गया। हाँ, हाँ, उसका दरबारी, उसके दरबारी लेखक फिरदौसी ने, उसके दरबारी लेखक फिरदौसी ने शाहनामा, उसके दरबारी लेखक फिरदौसी ने, बड़ा फेमस पुस्तक माना जाता है इसको, शाहनामा नामक कृति लिखी।
शाहनामा नामक कृति लिखी। कृति लिखी, लिखिए हाँ। इस कृति ने सुल्तान के महत्व को स्थापित किया। इस कृति ने सुल्तान के महत्व को स्थापित किया। सुल्तान के महत्व को स्थापित किया। सुल्तान के महत्व को स्थापित किया। अब देखो, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, केवल हेडिंग एक दलवा देता हूं और 1 मिनट में समझा देता हूं, फिर छोड़। नीचे ब्रेक दीजिएगा, नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दीजिएगा। हाँ, सुल्तान कौन थे? हेडिंग, सुल्तान कौन थे तथा सुल्तान एवं खलीफा में क्या संबंध था? सुल्तान कौन थी? शाहनामा नामक कृति लिखी। कृति लिखी, लिखिए हाँ। इस कृति ने सुल्तान के महत्व को स्थापित किया। इस कृति ने सुल्तान के महत्व को स्थापित किया। सुल्तान के महत्व को स्थापित किया। सुल्तान के महत्व को स्थापित किया। अब देखो, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, केवल हेडिंग एक दलवा देता हूं और 1 मिनट में समझा देता हूं, फिर छोड़। नीचे ब्रेक दीजिएगा, नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दीजिएगा। हाँ, सुल्तान कौन थे? हेडिंग, सुल्तान कौन थे तथा सुल्तान एवं खलीफा में क्या संबंध था? सुल्तान कौन थे तथा सुल्तान एवं खलीफा में क्या संबंध था? खलीफा में क्या संबंध था? देखो बच्चे, अब तुर्की समझना आपके लिए आवश्यक था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में जो आए हैं वो अरब वाले तो सिंध में ही रह गए, सिंध से ही बाहर खदेड़ दिए गए। हिंदुस्तान में जो शासक होंगे गजनी, और गजनी के बाद गोरी जब उत्तर भारत में वो मुस्लिम शासन की स्थापना करेगा और फिर दक्षिण भारत तक जाएगा। गजनी नहीं, गोरी नहीं, बल्कि उसके आगे खिलजी, तुगलक। तो बच्चे ये सब तुर्क हैं, ये सब अरब नहीं हैं। ये तुर्क कौन थे, वो कहां से आए? हिंदुस्तान में फारसी भाषा को महत्व मिला है, फारसी भाषा राजकीय भाषा मिली है। और आप हसन निजामी का ताजुल मासिर से लेकर याहिया बिन अहमद सरहिंदी का तारीख मुबारक शाही तक देखोगे तो अनेक महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथों की रचना हुई। भारत फारसी एक महत्वपूर्ण फारसी रेनेशा का काल रहा। ये सबकी नींव पड़ी महमूद गजनी के समय। अब तुम्हें सुल्तान समझना पड़ेगा, सुल्तान कौन थे, खलीफा से क्या अंतर है। फिर महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण का प्रभाव समझना पड़ेगा। और तुम गजनी साम्राज्य के पतन के बाद गोरी का आगमन, और वहीं से हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। आज हम लोग की यात्रा यहीं तक समाप्त हो रही है और आगे का थोड़ा प्रोग्राम आपको बता दे रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हमको 2-3 क्लास बचा हुआ है। तो हमने रखा है संडे तो आपको छुट्टी होती है, आज फ्राइडे है, इसलिए कल सैटरडे भी आप लोगों का ये खंड 3 वाले क्लास की छुट्टी कर रहा हूं। सैटरडे संडे मुझे वही क्लास लेना है। उसके बाद फिर अगली वीक में एक आध क्लास मैं आपको और ब्रेक करूंगा, अन्यथा आपका क्लास वीक में 6 डेज का ही पारी रहेगी। तब तक तुम लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, तो पीछे वाला तो रिवाइज कर ही लेना, और आगे वाला जो सल्तनत में हो, पार्ट 2 में हो, वो पार्ट 2 वाले ध्यान करना। पार्ट 2 वाले का सॉरी, ये जो इस पार्ट में तुम चल रहे हो सल्तनत काल, तो तुम लोगों का अब मंडे क्लास लूंगा, तो तुम लोगों को 2 दिन सैटरडे संडे पढ़ने का टाइम है। सैटरडे संडे को तुम लोगों को क्या करना है कि आप एक तो एनसीईआरटी क्लास 7th का एक है उसको देखते रहो, एक 12th क्लास का उसको लेके घर में रखो। जब टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा कहां उसको देखना है। और आप मेरा बुकलेट पढ़ो। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत छोड़ देना, अध्ययन का स्रोत हम लास्ट में कराएंगे। तो 1 से 14 नंबर पेज छोड़ देना। तुम पकड़ना 15, 18, 19, 22 और अब 23 से 73 है, बहुत लंबा है। तो आप गजनी साम्राज्य 19, 22 तक आप पढ़ लेना और पीछे का रिवाइज कर लेना, यानी 22 नंबर पेज तक पढ़ लेना इसमें, लेकिन 1 से 14 नहीं, 15 से 22 नंबर पेज पढ़ लेना और फिर पीछे का रिवाइज कर लेना।
और हम फिर मंडे को आपका क्लास रिज्यूम करेंगे।